भाषा को देखने के बाद अगले क्रम पर आते हैं। ये कल जो कुछ कहानियाँ सुनाई गई उससे रिलेटेड कुछ बातें आपके लिए थी। इस पर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हमारा मूल जो टॉपिक है वो ये है हिंदी का संवैधानिक विकास क्रम। ये हमारा मूल टॉपिक है, संवैधानिक विकास क्रम। ठीक, लेकिन इस संवैधानिक विकास क्रम के पास आने के पहले कुछ हमको पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। तो इसका पहले पृष्ठभूमि देखें, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। पृष्ठभूमि पर आते हैं, पहले पृष्ठभूमि। ठीक, और इसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी शुरुआत हम करेंगे पृष्ठभूमि की। हिंदी भाषा के 3 कालक्रम किए थे, उसमें आधुनिक काल से, आधुनिक काल से। ठीक है, हिंदी भाषा का तीसरा कालक्रम है आधुनिक काल। ठीक, इस आधुनिक काल के पहले 2 और काल थे जिसके बारे में आप से कल बात हो गई। वहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है, उस पर उसमें देखें तो पहले नंबर पर था वीर गाथा काल। पहले नंबर पर वीर गाथा काल था, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। वीर गाथा काल, ठीक है, पहला वीर गाथा काल, या इसी को हमने आदिकाल का नाम दिया था, आदिकाल। सही है। इस आदिकाल में शुरुआत हुई थी खड़ी बोली की, खड़ी बोली की शुरुआत हुई थी, ये पता है आप लोगों को, खड़ी बोली की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरा जो है आदिकाल के बाद आता था मध्यकाल। इस मध्यकाल के 2 भाग थे। इस मध्यकाल के 2 भाग में पहला था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हमने भक्ति काल कहा था, भक्ति काल। ठीक है, इस भक्ति काल में आप देखें तो भक्ति काल में एक अवधि का उपयोग हुआ और दूसरा ब्रज भाषा का उपयोग हुआ था, ब्रिज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा का विकास हुआ बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पर इसी का मध्यकाल का दूसरा भाग उत्तर मध्यकाल था, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, इस उत्तर मध्यकाल को हमने रीतिकाल कहा था। इस रीतिकाल में रीति में बंद कर यानी नियमों में बंद करके साहित्य लिखे गए। तो इस रीतिकाल में ये दोनों अवधि और ब्रज भाषा, अवधि और ब्रज भाषा, इन दोनों का अवसान या पतन शुरू होता है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इस उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल जो था, जिसको रीतिकाल के नाम से जाते हैं, रीतिबद्ध काव्य लिखा गया। रीतिबद्ध यानी नियमों में बंद कर काव्य लिखा गया। बिहारी केशवदास जो है इस समय लिखने वाले लोग थे। अब यहाँ देखिए जरा, ये जो उत्तर मध्यकाल है इसमें अवधि का अवसान बड़े जल्दी हो गया, अवधि का अवसान बड़े जल्दी से हो गया। और अवधि के अवसान तो जल्दी हो गया, ब्रज भाषा जो है वो भाषा के स्तर से उतर कर, इसका भी अवसान शुरू हुआ। भाषा के स्तर से उतर कर बोली के स्तर पर आ गई। यानी इसका जो क्षेत्र, ब्रज भाषा का क्षेत्र पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। ये ब्रज भाषा का क्षेत्र चूंकि इसका अवसान शुरू हुआ, तो ये भाषा जो है, अब भाषा ब्रज जो भाषा के रूप में थी, अब वो धीरे से सिमट कर बोली के रूप में बची, बोली के रूप में बची। और उत्तर मध्यकाल के बाद ये जो खड़ी बोली जो बोली के रूप में थी, देखिए जरा ध्यान से, खड़ी बोली जो बोली के रूप में थी, ये विकसित होकर के भाषा का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है? खड़ी बोली, यानी बोली बन जाती है भाषा, और जो पहले भाषा हुआ करती थी वो बन जाती है बोली। तो जैसे ही हम इस आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे, तो आधुनिक काल में खड़ी बोली, ध्यान से देख लीजिए, खड़ी बोली अब बोली से आगे बढ़कर के किसका रूप लेगी? भाषा का रूप ले लेगी आधुनिक काल में जाकर। ओके, और इसी आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा थी, ये ब्रज भाषा अब भाषा से घटकर बोली के स्तर पर आ जाएगी। मतलब क्षेत्र के स्तर पर अगर बात करें तो बोली के स्तर पर आ जाएगी, और इसमें केवल एक काम शुरू होगा, पद्य लेखन का।
पद्य लेखन का काम, अब आगे बढ़ते हैं। पद्य लेखन का जो काम है, यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे और हमारा निष्कर्ष ये था कि जब हम आधुनिक काल में प्रवेश किए तो इस आधुनिक काल में के प्रवेश होने पर खड़ी बोली विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है, लेकिन यहाँ पर खड़ी बोली शुरुआती दौर में गद्य के रूप में लिखी जाएगी। गद्य के रूप में लिखी जाएगी। खड़ी बोली आधुनिक काल के शुरुआती दौर में आज भी पद्य के रूप में ब्रज भाषा का उपयोग होता रहेगा। ब्रज भाषा का उपयोग पद्य के रूप में होता रहेगा और इस समय जो ये चीज़ें होती रहेगी, इस काल को आधुनिक काल का पहला चरण भारत तेंदु युग कहा जाएगा। तो भारत तेंदु युग में जिसकी शुरुआत 1857 से मानते हैं, कई लोग 1868 से भी मानते हैं, तो 1868 से लेकर 1900 के बीच भारत तेंदु युग में खड़ी बोली जो है ये अब बोली से किस रूप में पहुंच गई, आपको पता चल गया। ये पूरा भाग यहाँ आ जाएगा। खड़ी बोली पहुंच गई भाषा के स्तर पर। भाषा के स्तर पर पहुंचने का मतलब इसका साहित्य लेखन शुरू हो गया। साहित्य लेखन शुरू हो जाएगा, इसका व्याकरण की भी शुरुआत हो जाएगी और साहित्य लेखन इसका गद्य में होगा। लेकिन पद्य के लिए अभी भी पद्य लेखन के लिए ब्रज भाषा का उपयोग होता रहेगा। किस युग में? भारत तेंदु युग में। ठीक है, तो भारत तेंदु युग पहला युग, आधुनिक काल का जब कालक्रम का निर्धारण वर्गीकरण करेंगे, इस युग में खड़ी बोली को विकसित करने में भारत तेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पहली बार इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक लिखा और इसके माध्यम से गद्य को विकसित किया। अंधेर नगरी चौपट राजा। इसी समय इन्होंने भारत दुर्दशा भी लिखा। भारत दुर्दशा, ठीक, ये इन्होंने लिख दिया। अब आगे आते हैं। इसके बाद भारत तेंदु युग के बाद अगला युग शुरू होता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 से 1918 के बीच मानी जाती है। 1900 से लेकर 1918 के बीच। इस समय खड़ी बोली में अभी तक केवल गद्य का प्रयोग हो रहा था। अब गद्य के साथ खड़ी बोली में पद्य की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, द्विवेदी युग में। और इस द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी के कई सारी त्रुटियों को, उसकी वर्तनी की त्रुटि को सुधारने का काम किया। वर्तनी सुधार का काम उन्होंने शुरू किया और इसको एक आंदोलन का रूप दे दिया। ठीक है, तो द्विवेदी युग में जाकर के यानी 1900 से लेकर 1918 के बीच जो संवैधानिक विकास क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आधुनिक काल में, तो हिंदी को विकसित करने में, खड़ी बोली को अब गद्य के साथ साथ पद्य की भाषा बनाने में द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान आपको देखने में मिलता है और उनके साथ कई और भी जो लेखक थे उन्होंने लिखने का काम शुरू किया। इसके बाद तीसरा युग शुरू होता है यहाँ पर, वो है छायावादी युग। इस छायावादी युग की शुरुआत 1918 से 1938 तक मानी जाती है। ठीक, छायावादी युग में एक तरफ जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद उन्होंने नाटक लिखा। दूसरा रामचरण शुक्ल जो है वो आलोचना लिखने के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे नंबर पर देखिएगा कि प्रेमचंद जो है वो उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। उपन्यास, इसका मतलब ये जो नाटक
आलोचना और उपन्यास, नाटक, आलोचना, उपन्यास, ये गद्य की अनेक विधाएं हैं। इसका मतलब छायावादी युग में गद्य की अनेक विधाओं की शुरुआत होती है। गद्य की अनेक विधाओं की शुरुआत छायावादी युग में शुरू होती है और इस समय नाटक को विकसित करने में या उसको नया स्वरूप देने में जयशंकर प्रसाद का योगदान रहा, तो रामचरण शुक्ल का योगदान आलोचना लिखने में और उपन्यास लिखने में प्रेमचंद का नाम महत्वपूर्ण लिया जाता है। ये जो छायावादी युग था, इसमें ये लोगों ने अलग अलग विधाओं का उपयोग किया। आगे चल कर के जो छायावादी युग है, छायावादी युग, इस छायावादी युग में हमने देखा था 1918 से लेकर 1938, इसमें हमने गद्य की अलग अलग विधाओं को देखा। गद्य की विधाएं, ठीक है, गद्य की विधाएं लिखी गई और इस गद्य की विधाओं में हमने अभी देखा जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए, रामचरण शुक्ल जो है जो आलोचना लिखने के लिए, और प्रेमचंद जो है वो उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस समय के जो गद्य लेखक हैं, इन गद्य लेखकों ने रहस्यात्मक गद्य लेखन किया, रहस्यात्मक गद्य लेखन को बढ़ावा दिया, रहस्यात्मक गद्य लेखन हुआ। इसी छायावादी युग में पद्य की जो विधा है वो आगे बढ़ी और इस पद्य की विधा में मुख्यतः राष्ट्रवादी कविताएं लिखी गई। इस राष्ट्रवादी कविता को लिखने वाले लोग, राष्ट्रवादी कविता को लिखने वाले जो लोग थे उसमें माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका बड़ा रोल रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इनका बड़ा रोल रहा। सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका बड़ा रोल रहा पद्य लेखन में। यानी छायावादी युग जो है हिंदी के विकास का या खड़ी बोली के विकास का मुख्य युग था। ऐसा भी कहते हैं कि 1900 के बाद से ही, यानी द्विवेदी युग के बाद से ही हिंदी जो है अब अपने विकसित रूप में आना शुरू करती है और विकसित रूप में आने के बाद छायावादी युग में उसमें नए नए विधाएं और राष्ट्रवादी कविताएं उसके साथ जुड़ना शुरू होती है। तो हिंदी का ये एक प्रकार से सबसे विकसित रूप आपको देखने मिलता है। विकसित रूप जो है वो 1900 से 1918 पहला जो द्विवेदी युग था और दूसरा छायावादी युग था जो 1918 से 1938 तक रहा। ठीक है, इस समय हिंदी के विकसित रूप को आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक अलग अगला युग आता है जो छायावादी युग के एक प्रकार से कहें कि थोड़ा विरोध में आता है। ठीक, वो है प्रगतिवादी युग। इस प्रगतिवादी युग के आते आते तक प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1938 से लेकर 1943 तक का जो इरा है, या कई लोग 1946 तक लिखते हैं, ये प्रगतिवादी युग है। इस समय भारत में जो लेखक थे उन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इस साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ने के कारण इनके लेखन में मुख्यतः व्यंग्य लेखन शुरू हो गया, व्यंग्य लेखन शुरू हुआ और इन्होंने गरीब और वंचित वर्गों की दशा पर और भारत की वास्तविक वस्तु स्थिति पर व्यंग्य लिखना शुरू किया। और इसमें बड़ा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का था, जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा है वो लिखा था। ठीक है, तो ये जो युग है प्रगतिवादी युग, ये शुरुआत होती है 1938 से लेकर 1943, कहीं 1946 भी मिलेगा। इस प्रगतिवादी युग में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव उन गरीब वंचित लेखकों, लेखक भी उसी प्रकार के थे, गरीब वंचित वर्ग के थे, उन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन के माध्यम से गरीबी की दुर्दशा को चिन्हित करने का प्रयास किया। जो इसके पहले वाला युग था वो छायावादी युग था, वो रहस्यात्मक बातें लिख रहे थे और समाज की मूल समस्याओं को उजागर नहीं कर रहे थे। जबकि ये जो प्रगतिवादी लेखक थे उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और साम्यवादी विचारधारा से लेखन शुरू किया और समाज की वास्तविक दशा को दिखाना शुरू किया। इसमें व्यंग्य लेखन शुरू हुआ।
प्रगतिवाद के बाद अगला आया प्रयोगवादी। प्रयोगवादी चरण जब आया तो हिंदी में नए नए नवाचार होने लगे। नवाचार होने का मतलब है जैसे कि बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी जाने लगी, नए नए विदेशी विचारों को भी शामिल किया जाने लगा और बहुत सारा इनोवेशन जो है वो प्रयोगवादी चरण में देखने मिलेगा। ये प्रयोगवादी चरण जो है 1943 से लेकर 1953 तक रहता है। ठीक है, ये प्रयोगवादी चरण था। इस समय का जो युग है वो प्रयोगवादी चरण का रहेगा। इसके बाद अंतिम जो है वो नवलेखन शुरू हुआ। नवलेखन, इस नवलेखन में 1953 से लेकर 1991 तक मौलिकता मिलेगी और 1991 के बाद नवलेखन में व्यावसायिकता आ जाएगी। ये लेखन का जो शुरुआत है वो इस प्रकार से भारत में देखने को आपको मिलेगा। आधुनिक युग में इस प्रकार की बातें देखने मिली। अब आते हैं हिंदी का। एक तो हमने विकास क्रम आधुनिक काल में देख लिया, ठीक है। संवैधानिक विकास क्रम पर पहुंचने के पहले हिंदी का विकास की एक और गाथा देखें जो हमको स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देखनी है। ठीक है, किसके साथ देखेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देखेंगे।